प्यारे बच्चों, ये हमारा क्रिएशन ऑफ लाइफ सीरीज़ का 3rd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स और पार्ट 2 में हमने जाना सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। अब 3rd पार्ट में हम जानने वाले हैं जर्नी ऑफ अर्थ। जैसा कि आप सब जानते हो, जो प्लैनेट अर्थ है वो सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है। फर्स्ट इज मरकरी, सेकेंड इज वीनस एंड थर्ड इज अब हमारी मदर अर्थ। अर्थ पर अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, ओशंस हैं, आइलैंड्स हैं, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह बनाती हैं। मगर सबसे खास बात पृथ्वी की है, इसमें पाया जाने वाला जल, ऑक्सीजन और लैंड यानी कि भूमि, जो इस पृथ्वी को जीवन के योग्य बनाती है। हमारा ग्रह पृथ्वी कई सैकड़ों पशुओं का घर है। इसमें न जाने कितने पशु पक्षी जो हैं वो रोज सांस लेते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। यहाँ पर न केवल ओशंस में, लैंड पर, स्काई पर, हर जगह पर जीवन है। आसमान में पंछी, नदियों, ओशंस में डॉल्फिन्स, शार्क्स, फिश, एक्वेटिक एनिमल्स, लैंड पर अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स, ये सब हमारे पृथ्वी पर रहते हैं। ये ना जाने कितने बर्ड्स को आसरा देता है। पर पृथ्वी हमेशा ऐसी तो नहीं रही। आज इस पे सब कुछ है। अनेकों प्रकार के पंछी हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। हमें जानने के लिए कि हमारी पृथ्वी कैसी बनी, हमें जाना पड़ेगा इतिहास के पन्नों में पीछे, बहुत पीछे और बहुत पीछे, जब इंसान का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब मैमल्स नहीं आए थे, जब अर्थ पर डायनासोर्स नहीं आए थे, उससे भी पहले जब अर्थ पर कोई सिंगल सेल एनिमल नहीं था, कोई मल्टी सेलुलर एनिमल कुछ नहीं था। अभी पृथ्वी पर जीवन नहीं था, पृथ्वी पर जल नहीं था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था और पृथ्वी जो था एक मोल्टन लावा गैस का एक गोला था। तो आइए हम चलते हैं इतिहास के पन्नों में। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। Our earth was getting hit by rocks that were falling towards it. It kept getting bigger and bigger and hotter and hotter. आप ऑलरेडी पिछले पार्ट में जान चुके हो कि उस पर कितने एस्ट्रॉइड्स वगैरह आ रहे थे और टकरा रहे थे, और ये और बड़ा और गर्म होता चला जा रहा था। ऐसे न जाने कितने पार्टिकल्स थे, रॉक के टुकड़े थे जो आकर जुड़ रहे थे एक दूसरे से और बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे ये टुकड़े और बड़े होते गए। इनके बीच में होने वाली ग्रेविटी की वजह से इनकी जो शेप है, इनका आकार जो है वो राउंड शेप, गोलाकार शेप में आने लगा और धीरे धीरे कई सैकड़ों सालों में ये एक गोल आकार में आ गया, एक फुटबॉल की तरह स्फेयर, जो कि सन का चक्कर लगा रही थी, सन के चारों तरफ घूम रही थी। मगर पृथ्वी अभी आग का गोला थी। इसमें हर तरफ लावा और गैसेस थी। There were volcanoes with hot lava and gas which made early atmosphere of Earth. पृथ्वी के ऊपर बहुत वॉल्केनोस थे जिनकी वजह से लावा और गैस था और इन्होंने पृथ्वी का ऊपर का अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। मगर इस एटमॉस्फेयर में अभी तक ऑक्सीजन नहीं था और भूमि और पानी नहीं था। धीरे धीरे जैसे इसके ऊपर और टकराते रहे पार्टिकल्स जो है, और ये बड़ा होता गया, गर्म होता गया
और एक मोल्टन बॉल बन गया, हॉट बॉल बन गया था। इस पे अभी लाइफ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ना इस पे ऑक्सीजन था ना पानी था। टेम्परेचर बहुत हाई था, हर तरफ लावा था, हवा में टॉक्सिक गैसेस थी। उसी समय a huge rock, Theia, smashed into Earth and made Earth even bigger. A little bit of it floated into space to make the moon. तभी एक बड़ा रॉक का टुकड़ा थिया अर्थ से टकराया और अर्थ को इसने और बड़ा बना दिया। थिया जो था एक यंग प्लैनेट था जो उस वक्त मॉल्टन अर्थ से टकराया था। इस टकराव के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़े बदलाव आए। जो थिया जो एक ह्यूज रॉक था वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, टूट गया, जो कि आसमान में कई सैकड़ों किलोमीटर तक उछले। पृथ्वी पर लावा की एक लहर शॉक वेव हो गई। हर तरफ लावा ही लावा था, डस्ट पार्टिकल्स थे। इन डस्ट पार्टिकल्स ने अर्थ की ग्रेविटी में और शामिल होकर अर्थ को और एक बड़ा प्लैनेट बना दिया। और कुछ जो आसमान में जो फ्लोट कर रहे थे टुकड़े, उन्होंने हमारा एक मून बना दिया जो आज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरीके से चांद का फॉर्मेशन हुआ। प्यारे बच्चों, आप चांद तो रोज देखते होंगे, मगर आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस चांद का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे ये अस्तित्व में आया। Due to the gravity of Earth, the denser particles like iron and copper sank down and made a core of the Earth, and the lighter materials made crust. धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो भारी पार्टिकल्स थे, तत्व थे, जैसे कि लोहा और कॉपर, वो नीचे चले गए और उन्होंने कोर का निर्माण किया। और हल्के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने पृथ्वी के ऊपर एक सतह बना ली और वो सतह कहलाई क्रस्ट। Around 3.9 billion ago, Earth faced the late heavy bombardment. Lots of meteorites fell on the Earth surface. They have ice crystals in them. इस तरीके से बहुत सारे जो मीटरॉइड्स थे उनकी बारिश हुई पृथ्वी के ऊपर। ये जो मीटरॉइड्स थे बहुत खास थे क्योंकि इनके अंदर छुपा हुआ क्या था? आइस क्रिस्टल्स। These ice crystals made oceans and increased the amount of nitrogen in the atmosphere. इन एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स के अंदर कुछ बर्फ के तत्व थे जिनकी वजह से हमारे समुद्रों का निर्माण हुआ। ये कहा जाता है कि शायद इसी कॉमेंट की वजह से या फिर बारिश के पानी की वजह से हमारे पृथ्वी पर जो ओशंस हैं उनका निर्माण हुआ था। But still atmosphere lacked oxygen and Earth was filled with oceans. Around 3.8 billion years ago, again Earth faced rain of meteorites having mineral in it. They exported carbon, proteins and amino acids in our oceans. एक बार फिर अर्थ ने जो है मीटरॉइड्स की बारिश का सामना किया, मगर ये जो मीटरॉइड्स थे ये कुछ खास थे क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स थे, खनिज थे। ये खनिज जो है आसमान से सीधा हमारे समुद्रों के अंदर गए और इन मीटरॉइड्स ने हमारे समुद्रों के अंदर मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया, कार्बन को एक्सपोर्ट किया और एमिनो एसिड्स को एक्सपोर्ट किया। अब हमारे समुद्रों में खनिज थे, कार्बन था और एमिनो एसिड्स थे। Due to the reaction between these minerals helped single-celled organisms to develop. कहा जाता है इन्हीं मिनरल्स के बीच में जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, एक
एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो थे उनका विकास हो पाया। पर ये रिएक्शन हुए कैसे? हमारे पृथ्वी के गर्भ में, उसकी सतह में जैसे लैंड होती है, वहाँ पर छोटी छोटी चिमनीज थी जो कि कुछ गैसेस को छोड़ रही थी, जो पानी को उससे गर्म रख रही थी। और इसी गर्म पानी और गैस और इन मिनरल्स के रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बन गया कि सिंगल सेल्ड एनिमल्स जो हैं वो डेवलप होने लगे। उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। अराउंड 3.5 billion years ago, the number of these single-celled organisms increased. They developed into stromatolites, colony of bacteria. These stromatolites started doing photosynthesis and produced oxygen. कई साल लगे इस काम के लिए और धीरे धीरे जो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे ये जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने लगे। वो थे स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते थे। जैसे कि आप जानते हो, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक बहुत अच्छी चीज़ को डेवलप करते हैं, वो है ऑक्सीजन। अराउंड 1.5 billion years ago, Earth had many small islands. But due to the vibration from core, the crust broke down into tectonic plates. पृथ्वी इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। इस पे कोई लैंड नहीं थी, कोई भूमि नहीं थी। इस पे छोटे छोटे आइलैंड्स थे। मगर कोर में हो रही कुछ मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस के कारण जो हमारी क्रस्ट था वो कई प्लेट्स में टूट गया, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स टूटने की वजह से जो आइलैंड्स थे वो जुड़ने लगे। अराउंड 75 करोड़ years ago, due to the movements of these tectonic plates, these islands joined and created supercontinent Rodinia. The volcanic eruption started and all carbon dioxide level increased. As the atmosphere becomes denser, the clouds were formed and acid rain fell for many years. मगर अभी भी जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था उसमें वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, टॉक्सिक गैसेस थी। अभी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं इतनी मात्रा में आया था और कार्बन डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शंस के धुओं की वजह से बहुत था। कई सैकड़ों सालों तक एसिड रेन होती चली गई। इट resulted in decrease in the temperature and carbon dioxide level in the atmosphere, and Earth faced ice age. कहा जाता है कि सैकड़ों सालों तक पृथ्वी यूं ही आइस एज में रही। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। ओशंस का सारा पानी बर्फ बन चुका था क्योंकि तापमान में बहुत कमी आ चुकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो चुका था। इसकी वजह से सारा पानी जो ओशंस के रूप में था वो जमकर बर्फ बन चुका था। जीवन का नामो निशान नहीं था। मगर ये स्थितियां भी काफी समय तक रहने वाली नहीं थी। Gradually the temperature again increased due to the movements in the core. Increase in the temperature ended the ice age. धीरे धीरे दोबारा वोल्केनिक इरप्शंस शुरू हो गए कोर में मूवमेंट्स की वजह से, और इन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से टेम्परेचर हाई हुआ और इन वोल्केनिक इरप्शंस ने लावा प्रोड्यूस करा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से और तापमान बढ़ने की वजह से धीरे धीरे जो सारी बर्फ़ थी वो पिघलने लगी और पिघलकर वो वापस अपनी पहले की स्थिति में आने लगी। अराउंड 54 करोड़ ईयर्स अगो अब धीरे धीरे
वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट होने लगी। धीरे धीरे मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म से और डेवलपमेंट हुई, जीवन और आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होने लगे। अब ओशंस के सरफेस पर जो था वहाँ पे प्लांट्स उगने लगे थे, ऑर्गेनिजम्स थी, लाइफ जो है वो पानी में आ चुकी थी। यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बहुत बड़े बड़े विशाल ऑर्गेनिजम्स तक बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर निवास करते थे। अभी भी विकास का क्रम चल रहा था और धीरे धीरे जो है वो जानवर जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो थे वो धीरे धीरे और डेवलप हो रहे थे और विकास कर रहे थे और बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो रहे थे। मगर अभी भी इन जीव जंतुओं में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं थी और धीरे धीरे डेवलपमेंट में पहली बार कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पाइनल कॉर्ड बनी जो आगे चलकर हम ह्यूमंस को मिलने वाली थी। ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे शरीर में कंट्रीब्यूट करती है और ये इन एनिमल्स में पहली बार स्पाइनल कॉर्ड देखी गई थी और विकास के दौर में धीरे धीरे ये इवोल्यूशन होते होते हम इंसानों में भी रीढ़ की हड्डी आ गई। ऑक्सीजन स्टार्टेड कन्वर्टिंग इन ओजोन बाय एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज थे वो ऑक्सीजन से मिलकर एक नई गैस को बनाने लगी की डेवलपमेंट होने लगी जिसको हम कहते हैं ओजोन। ओजोन लेयर की डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। ओजोन सर्व्ड एज अ ब्लैंकेट टू अर्थ एंड हेल्प्ड लैंड प्लांट्स टू फर्निश। इस ओजोन लेयर ने एक ब्लैंकेट की तरह लेयर बना दी हमारी पृथ्वी के चारों ओर और इसी के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर पौधे डेवलप करने लगे। अराउंड 36 करोड़ ईयर्स अगो एम्फीबियंस डेवलप्ड। धीरे धीरे जो जीवन था वो जल से, पानी से भूमि पर आने लगा। धीरे धीरे कुछ जीव जंतु जो हैं जो जल में रहते थे, समुद्रों में रहते थे, वो समुद्रों से बाहर आकर पृथ्वी में समय बिताने लगे और धीरे धीरे उनकी शरीर में इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगी, विकास होने लगा कि वो पृथ्वी पर ही अधिक और अधिक समय बिता सकें और धीरे धीरे उनका शरीर इस लायक हो गया कि वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर रह सके थे और इन जीव जंतुओं को हम कहते हैं एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस ही थे जो आगे चलकर रैप्टाइल्स बने थे और विकास के क्रम धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। जीव जंतु ज़मीन पर आ गए, ज़मीन पर पेड़ पौधों का विकास होने लगा। ओजोन लेयर की वजह से पूरी जो पृथ्वी की सतह थी वो पेड़ों से घिर चुकी थी। विकास का क्रम यूं ही एकाएक चलता रहा और पूरी पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु डेवलप हो गए। जो एम्फीबियंस पृथ्वी पर कुछ समय बिताते थे वो अब उनका शरीर इस लायक हो गया कि वो पूरे तरीके से पृथ्वी की सतह पर ही रहते थे। इनको कहा गया रैप्टाइल्स और ये रैप्टाइल्स जो हैं ये अंडे देते थे। मगर एकाएक पूरी पृथ्वी पर सूखा छा गया, सारे वृक्ष जो थे वो समाप्त हो गए। बट ड्यू टू ड्रोट 95% organisms died, only 5% survived। इस सूखे के कारण 95% जीव जंतु जो थे वो मारे गए। केवल 5% ऐसे जीव जंतु थे जो कि बच पाए, जो इन कंडीशंस में अपने आप को जिंदा रख पाए। Around 20 crore years ago, Pangaea continent was created, birth of dinosaurs। पृथ्वी एक बार फिर
सामान्य हो चुकी थी। इस पर पेड़ पौधे थे और वो 5% जीव जंतु जो उस सूखे में बच गए थे वो अब और फल फूल रहे थे, और ये जीव जंतु थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन 5% ऑर्गेनिजम्स में से ही थे जो उस अकाल में बच गए थे। अब स्थिति के अनुसार इन ऑर्गेनिजम्स ने जीना सीख लिया था। कई मांसाहारी थे तो कई शाकाहारी, कई हिंसक थे तो कई शांत थे, कई जमीन पर रहने वाले थे तो कई आसमान में उड़ने वाले थे। Few mammals had also developed. इन डायनासोर्स के काल में कुछ मैमल्स भी थे जो डेवलप कर रहे थे, और यही मैमल्स आगे चलकर इंसानों में तब्दील होने वाले थे। ये डायनासोर से बचने के लिए बिलों में रहते थे। बट अराउंड 6.5 crore years ago, an asteroid hit the earth and ended the dinosaur age. 75% creatures died. मगर इसी सब के बीच एक 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड जो था वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। एकाएक पृथ्वी की ग्रेविटी में आने की वजह से इसकी जो रफ्तार थी वो बढ़ गई। जैसे ही ये एस्ट्रॉइड जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, ये आग के गोले में तब्दील हो गया, और इसी एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी पर डायनासोर का पूरा डायनासोर एज ख़त्म कर दी। ये इतना बड़ा था कि इसकी तापमान की वजह से ही कई डायनासोर्स मर गए। जैसे ही ये एस्ट्रॉइड जो था ज़मीन से टकराया तो एक ऐसा विस्फोट हुआ कि उसकी शॉकवेव पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने वाली थी। इसकी टकराव के कारण कई ऐसा खनिज जो थे, रॉक्स थे, वो हवा में उड़ गए, कई किलोमीटर ऊपर तक उड़ गए। इस शॉकवेव ने शांत कोर को फिर से एक बार वापस जगा दिया, और इसकी सतह जो क्रस्ट था उसके ऊपर जो ओशंस थे उनमें बहुत बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आने लगी। वोल्केनिक इरप्शंस होने लगे, जिसकी वजह से 75% डायनासोर्स मारे गए। सारे पेड़ पौधे इस गर्मी में जल गए, मगर कई ऐसे डायनासोर्स थे जो हवा में थे, मगर वो पार्टिकल्स जो सभी एक्सप्लोजन के टाइम हवा में उड़े थे वो वापस कुछ घंटों में ज़मीन पर आग के गोलों के रूप में बरसे, और कई उड़ने वाले डायनासोर्स भी उससे बहुत प्रभावित हुए। इस विस्फोट से जो गैसें बनी उसने पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस की लेयर बना दी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ पा रही थी। पृथ्वी पर सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से और तापमान इतना बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जो सारे पेड़ पौधे थे वो सब जल गए, उसकी आग की चपेट में आ गए। जो थोड़े बहुत क्रिएचर्स जो इस विस्फोट एक्सप्लोजन की वजह से बच गए थे वो अकाल की वजह से मारे गए। बट फ्यू मैमल्स सर्वाइव्ड। इसी सब के बीच वो कुछ जो मैमल्स थे जो ज़मीन के अंदर रहते थे वो इसमें बच गए, और उन्होंने खाने की कमी होने के कारण कुछ भी खाना शुरू कर दिया, चाहे वो पौधे थे, चाहे वो मांस मच्छी थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे डेवलप होते गए और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कन्वर्ट होते गए। धीरे धीरे वो कुछ बंदरों जैसी शेप में के जानवरों में आने लगे। Around 4.5 crore years ago, creation of Himalaya. एक बार फिर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स की वजह से पृथ्वी में बदलाव आने लगे। पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट्स थे जो अलग हो गए थे अब वो धीरे धीरे जुड़ने लगे, और उसमें वो कॉन्टिनेंट वो कंट्री जुड़ने लगा, एशिया से जुड़ने लगा, और इस टेक्टोनिक प्लेट्स के जुड़ने से एक नई पहाड़ों का निर्माण हुआ, जिसको हम आज के समय में हिमालय के नाम से जानते हैं।
around 40 lakh years ago, evolution of Homo sapiens। अब उन मैमल से धीरे धीरे जो है इंसान के रूप में जो है वो बदलने लगे। कुछ बंदरों के शेप में एप्स थे जो ईस्ट एशियन वैली में रहते थे। वो पेड़ों पर रहते थे। खाद्य सामग्रियों के कम होने की वजह से वो धीरे धीरे एकाएक जमीन पर उतरने लगे। जैसे वो जमीन पर उतरने लगे, उन्होंने कोशिश करी और अभ्यास के कारण वो 2 पैरों में चलने लगे। 2 पैरों में चलने की वजह से उनकी जो शक्ति थी वो सारी उनके दिमाग के मस्तिष्क के विकास में लगने लगी और उनका मस्तिष्क एकाएक बड़ा और बड़ा और बड़ा और विकास की और ऊंचाइयां छूता चला गया। धीरे धीरे हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने के लिए अभ्यस्त होने लगे। वो भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाने लगे। उन्होंने ऐसे पत्थरों के ज़रिए कुछ ऐसे टूल्स बना लिए जिसकी वजह से उनके लिए शिकार करना आसान हो गया। उससे अपनी वो सुरक्षा कर पाते थे और एकाएक वो विभिन्न परिस्थितियों को पार करते हुए आग की उन्होंने खोज करी। आग की खोज उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। इसने ना केवल हमारे पूर्वज जो हैं वो ना केवल अपने आप को ठंड से बचा पाते थे, बल्कि वो इसको मांस को पचाने में इस्तेमाल करते थे। मांस को पचाने आसानी से पचा जाने की वजह से जो शक्ति थी अब उनके मस्तिष्क के विकास में लग रही थी और धीरे धीरे ये विकास का जो श्रृंखला थी वो बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे जो थी इंसान ने बातचीत करने के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट जो था वो करना शुरू किया अपनी बात को समझाने के लिए और उनके वोकल कॉर्ड जो थी वो डेवलप होने लगी। हियरिंग एबिलिटीज़ और एनहांस होने लगी, बढ़ने लगी। धीरे धीरे विकास की श्रृंखला में अब वो होमो सेपियंस में तब्दील हो गए और वो अब परिवारों में रहते थे और धीरे धीरे यही होमो सेपियंस आज के मानव में तब्दील हो गए। क्रिएशन ऑफ लाइफ पार्ट 3 में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।